दरअसल पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। हम कहां से कहां आ गए हैं। मतलब 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान कहां खड़ा था और जिन लोगों ने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा, बंद कमरों का ही फैसला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जिन लोगों को पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% था और आज 7% तक पहुंच चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव था, बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान का नौजवान खुश था, पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुश था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुशी खुशी पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे थे, और आज जो है पाकिस्तान उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये जान रहा हो कि 9 अप्रैल 2022 के बाद पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का शहरी ये सोच रहा हो कि उसको सांस लेने की यहाँ आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान का हर शहरी ये सोच रहा हो कि जो जीडीपी ग्रोथ ज़बरदस्ती हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आज 6.1 से 2.7 और 2.8 तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। उस वक्त पेट्रोल वो 150 रुपये फ़ी लीटर ख़रीद रहा था, आज वही पेट्रोल जो है वो 350 रुपये से ज़्यादा और 400 रुपये से ज़्यादा तक पहुंच चुका था, उसमें ख़रीद रहा है। और उसकी ख़रीद जो ताकत है ख़रीदने की, वो वही की वही है। तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिज़र्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिज़र्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा। जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा। वो 55-60 हज़ार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना, तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ।
جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے، تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو، جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا، جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہے تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو۔ اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں انصاف کا اصول، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، پاکستان میں صحافت کی آزادی، پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی۔ یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا، پرامن احتجاج کرے گا، اور یہی وقت ہے۔ اگر فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا، جو فارن ریزرو بیگ سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے، اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک یہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے ہمارے یہ پیسے کم، فارن ریزرو کم ہو جائیں گے، تو پھر کوئی سانس بھی نہیں لے پائے گا ٹیکس کے بغیر۔ آپ کے ٹیکس لینے پر بھی، آپ کے سانس لینے پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا، تو پھر کسی کو جو ہے وہ سر اٹھانے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی اجازت دی جائے۔ ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا گیا تھا، اور بیرونی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں نے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر فرض کرے یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، NOC نہیں دیتے، تو پورے پاکستان میں ہم جہاں پر ہمیں روک دیا جائے گا، تو پورے پاکستان سے ہم جلسہ گاہ بنائیں گے، اسی جگہ پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کو کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں کا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گھونٹا گیا، اور پاکستان میں آج جمہوریت کو مزید تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا۔ اس سے آگے اگر فرض کریں ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے، اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پر غور جاری ہے۔ شکریہ۔ شاہد بھائی، تیرے 50 فالوور دے تو تجھے بیچ دیتے ہیں فالوور۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا۔ 50 نہیں آپ کوشچن کریں، کوشچن کرے بھائی جان، 50 نہ 25 بھی ہو ان کے لیے بھی آپ کو میں جواب دوں گا۔ آپ بولیں ایک منٹ وہ کیا کون سا دفعہ نافذ کیا ہے؟ 144 ہم 804 نافذ کر دیں گے بھائی جان، ٹینشن نہ لیں، ہم ہر صوبے میں دفعہ 804 نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سہیل افریدی صاحب، آپ واضح طور پہ ورکرز کو یا قیادت کو بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا اسلام آباد KP ہاؤس سے نکلیں گے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی آپ کے محکمے نے فور کاسٹ کیا ہے 6 سے 9 تک شدید بارشیں صوبے میں، فلش فلڈنگ اور باقی پورے صوبے میں ہی شدید بارشیں ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے، تو کیا متبادل انتظامات آپ نے کیے ہوئے ہیں اس پر؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے تاریخوں میں 11 بجے 9 تاریخ کو 11 بجے پشاور سے انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے لیاقت باغ کی طرف، اور راستے میں جو ہمارے جتنے بھی ضلع آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़े होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सके। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। एक मिनट अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ हूँ भाईजान, मैं कुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया और उनकी मुतफ़िक़ा ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फ़ैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन, तिरामी इन्होंने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फ़बारी पड़ी है, आपने बर्फ़बारी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की ज़ोर पर कोई अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो हम मुसल्लह जते नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। हमने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, पुरअमन तरीके से अपने लोगों को सच बोलना है। उसके बाद भी अगर कोई डंडे की ज़ोर पर, बंदूक की नोक पर अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो हम एहतजाज ही पुरअमन कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं है। आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ पिंडी में जलसे का इजाज़त को नहीं दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट या सूबाई हुकूमत पंजाब। और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों के फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदअमनी शुरू हैं, जो बदअमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से।
जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी। तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था आपका? 144 अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो हमने किया, ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम बदमनी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। इनका एहसास हुआ। सब्र करें, मैं आ रहा हूँ ना। सबसे पहले जो है उनकी भी थोड़ी वो सुने ना, सिर्फ हमारे बारे में सुनते, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब भी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो है हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, अभी भी हमारे वर्कर्स की चादर और चारदीवारी की बीमारी हो रही है। तो हम पुरअमन हैं, ये इंतशारी है। ये पाकिस्तान में हमेशा इंतशार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब पुलिस बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। अच्छा, ये पंजाब पुलिस बन गई है। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा शर में खैर होता है। तो पाकिस्तान में इंतशार होगा तो ये जाली हुकूमत यहाँ मुसल्लत रहेगी। पाकिस्तान में इंतशार होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि वो इनको जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेगी। तो इनका शर में हमेशा खैर रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शर ना हो जो ये चाहते हैं कि हो। हमें ये भी खदशा है कि ये फिर अपने लोगों को 9 मई की तरह हमारे लोगों में जो है वो अंदर घुसा कर कोई इंतशार फैलाएंगे। लेकिन हमने इस दफ़ा वर्कर्स को कहा है कि जो भी इंतशारी आप में घुसे और वो गलत काम करें, आपने उनको पकड़ना है, उनसे वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो हमारे सफ़ों में इनको घुसाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनओसी कौन देगा? एनओसी इनका काम है कि मिले जी दे। ये बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर्स अहदेदारान की आंख मचोली तो अभी से जारी है। 9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके ज़िम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा? क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी, उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है, आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पर आप पहुँचे? देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में बराए नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मज़दूर का, किसान का, गरीब का, फ़ुकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है। इजाज़त नहीं दी जाती जलसे की, तो कल को अगर मरियम नवाज़ साहिबा केपी में जलसे का ऐलान करती तो आप इजाज़त नहीं देते? मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा।
सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनेद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजाम हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ एनओसी दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता, मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें, हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईद से पहले आपने अफजाल किया था कि इसके बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बना, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से सर, कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेट? अच्छा, पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं। लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी के साथ चल रही है वो भी ख़त्म हो, क्योंकि अगर आप माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आपका सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की है। और दूसरा जो है, हम किसी से भी क्यों मांगे, जो हमारा हक है, जो इंसाफ का तकाजा है वो सिर्फ पूरा हो। इंसाफ का तकाजा पूरा हो, इमरान खान साहब आधे घंटे के में जो है जेल से बाहर होंगे। आज केस लगना था, नहीं लगा, जज साहब बिजी थे। तो ये जो नफ़रतें बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, कबायली अज़ला में जो फाटा मर्ज हुआ था, उसके बाद कबायली अज़ला में 2 राय थी। एक समझते थे कि मर्जर गलत हुआ है, एक राय ये समझती थी कि बेहतरीन हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब के बेहतरीन फ़ैसले से कि उन्होंने मुझे नहीं, एक कबायली नौजवान को जो मिडिल क्लास से, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि वो इन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने कभी इलेक्शन भी जीत पाएगा, कभी असम्बली का हिस्सा भी बन पाएगा, आज इमरान खान साहब की वजह से वो सूबे का वज़ीर आला है। तो इससे जो कबायली नौजवानों या कबायली आवाम के जहनों में एक उम्मीद की किरण जागी है, तो वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कोई पाकिस्तान का कोई भी बंदा नहीं सोच सकता, ये सिर्फ कबायली आवाम ही सोच सकते हैं। अगर इन हालात में कोई गलत डिसीजन किया गया और इस तरह का कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और बहुत गलत रिएक्शन आएगा, और वो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। क्या पैगाम देना चाहिए? तैयब, बस मैंने पैगाम दे दिया, इस पर अमल करना चाहिए।